नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हिजाब के बाद देश भर में अजान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। मस्जिदों में अजान के वक्त लाउड स्पीकर का विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और सियासी दलों के भी नेता इस पर बयान लगातार दे रहे हैं। जहां एक तरफ अजान के वक्त लाउड स्पीकर का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं हनुमान चालीसा और रामायण पाठ का लाउड स्पीकर पर बजने का विरोध हो रहा है। कर्नाटक सरकार ने लाउड स्पीकर पर आवाज निर्धारित करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी लाउड स्पीकर का विरोध हो रहा है और इसी के बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि शहर के बीचों बीच मस्जिद पर बहुत बड़ा माइक लगाकर जो अजान का प्रावधान रखा गया है वो सर्वथा अनुचित है। लाउड स्पीकर पर अजान संबंधी सवाल पर सांसद ने कहा कि यह अनुचित है, अजान पर विवाद व्यर्थ का है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर छात्र संभ्रांत नागरिक मंदिर में लाउड स्पीकर और भागवत कथा पर विरोध दर्ज कराते हैं। मैं देश भर में जाता हूं इसलिए मुझे पता है। उन्होंने कहा कि किसी की नींद में, किसी को पढ़ाई में व्यवधान होता है, यह विवाद का विषय नहीं है, यह जनहित का विषय है। जनहित में जो आवश्यक है वही होना चाहिए। साक्षी महाराज के बयान के बाद अब तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और साक्षी महाराज के इस बयान के बाद से अब सवाल यह उठ रहा है, क्या वाकई में अब अजान लाउड स्पीकर के जरिए कम से कम नहीं होनी चाहिए? और इस पर जो लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं, इसमें सियासत भी हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी इस पर बयान दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विवाद व्यर्थ का है। आप लोग पत्रकार जगत से हैं, कई बार गांव शहर में जब ये ध्वनि प्रदूषण शुरू होता है तो कई छात्र छात्राएं, कई संभ्रांत लोग भी उसका विरोध करते हैं, चाहे मंदिर का हो, चाहे कथा भागवत का हो। हमारे साथ भी बातें होती रहती हैं। सारे देश में हम जाते हैं तो लोग ध्वनि को कम करने के लिए या बंद करने के लिए व्यवधान, किसी की नींद में व्यवधान होता है, किसी पढ़ाई में व्यवधान होता है, तो ये विवाद का विषय नहीं है। अगर कर्नाटक सरकार ने कोई निर्णय कर दिया या भारत सरकार कोई निर्णय करती है या किसी को पसंद नहीं है, तो जनहित में जो आवश्यक है वो होना चाहिए। इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मैं भी व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि जिस तरह से शहर के बीचों बीच में और मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ा माइक लगा करके जो अजान का प्रावधान रखा गया है वो सर्वथा अनुचित है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने उसे एक वॉल्यूम में फिक्स करने का प्रयास किया है। अब इसमें बहस होगी, बहस के बाद कोई परिणाम निकलेगा। में यहां पर कर्नाटक सरकार की तरफ से भी इस पर बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर अब उसकी जो ऑडियो लेवल है उसको सीमित करने की बात की गई है। अब इसके बाद से लगातार इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, दिल्ली में क्या, महाराष्ट्र में क्या असल मायने में लाउड स्पीकर के जरिए आवाज होनी चाहिए? और इसको लेकर के, क्योंकि साक्षी महाराज की तरफ से जब ये इस पूरे मामले को उठा दिया गया है तो सियासत भी हो रही है, लेकिन इस सियासत के बीच में सवाल यह है कि क्या वाकई में ये जरूरी है? और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता भुवन जोशी भास्कर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता विजय खेरा साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हिंदू महासभा से प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद मतीन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। जरा सबसे पहले मैं भुवन जोशी जी, ये अब जो लाउड स्पीकर को लेकर के सवाल उठ रहा है और साक्षी महाराज जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि इससे ये कोई सामाजिक इसको आप किसी दूसरे चश्मे से ना देखें, आप इसमें ये देखें कि कहीं लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है, कहीं एक धर्म के किसी एक काम से किसी दूसरे धर्म के लोगों को या आम लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो क्यों ना इस पर चिंतन किया जाना चाहिए, क्यों ना इस पर एक बार फिर से सोच लेना चाहिए? जनता पार्टी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि ये योगी 2 की सरकार आई है, तब से मैं लगातार डिबेट का जो स्वरूप है वो देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और लगातार ये जैसे परीक्षाएं लीक होना, विद्यार्थियों के मनोबल को गिराने के बराबर, इन मुद्दों से हटाने के लिए आज नए नए बातें ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है और उसी के अंतर्गत ये मुद्दे भी हैं, ताकि मेन जो मुद्दा है उस पर देश का में चर्चा ना हो पाए। और ऐसे मुद्दों को, जो भड़काऊ मुद्दे हैं, जो समाज को विभाजित करने का काम करते हैं, उन मुद्दों को हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हम तो
समाजवादी लोग हैं, हम लोगों का तो बिल्कुल साफ कहना है कि संविधान ने जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, धार्मिक मान्यताएं दी है, अपने पालन करने का धर्म का अधिकार दिया है, उस पे काम हो। सभी लोग अपने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो अपने धर्म का अनुसरण करे और जो भी कार्रवाई कानून करे या संविधान के अनुसार हो वो यानी कि सभी को अधिकार है। तो अगर इसमें कहीं मस्जिद पर जाकर के अगर अजान हो रही है, लाउड स्पीकर के जरिए हो रही है, तो मंदिरों में भी जाकर के आप रामायण का पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा होनी चाहिए, इसको भी आप अनुमति देते हैं? आप कहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए? देखिए, होना नहीं चाहिए, होता है। हाँ। और हम भी अपने धर्म का पालन करते हैं और ऐसा होता है। हाँ। कथा होती है, ये होती है, और ये कोई बुरी बात नहीं कह रहा मैं मेरा जो कहने का आशय है वो दूसरा है। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह किसी धर्म को टारगेट करके जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है, ये एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जबकि चिंतन का विषय इस समय ये होना चाहिए कि आज हमारे जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका है या पाकिस्तान है, आज हम धीरे धीरे उन्हीं की ओर जा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं के कारण आज उनके देश बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग भी उस व्यवस्था के राह पर चल रहे हैं। उस व्यवस्था से कैसे हम बचे, अभी से हमें चिंतन होना चाहिए। एक आप बहुत समझदार पत्रकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं नितिन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। नितिन चतुर्वेदी जी, आपने सुना, अगर समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, भुवन जोशी साहब ये कह रहे हैं कि इसमें सभी को अधिकार है। अगर अजान हो रही है, लाउड स्पीकर पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये उनका अधिकार है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि मंदिरों के अंदर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। जरा बताइए कितने मंदिरों में हो रहा है? देखिए, हमारा ये देखिए मंदिरों में जो हो रहा है वो उसका आप वो देखिए कि कितने हो रहे हैं, और अजान जो है वो तो रोज होती है। और हमारा देखिए, हम किसी धर्म विशेष में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमें आज जो हमारा देश है, आधुनिक युग है, उसमें आप ये देखिए कि पढ़ाई कितनी कठिन हो गई है। उस समय में अगर हमारी जो हम पूजा कर रहे हैं, अगर उससे किसी को व्यवधान हो रहा है तो समझिए वो पूजा व्यर्थ है। आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर आपकी पूजा से किसी को व्यवधान हो रहा है तो पूजा वो आपकी व्यर्थ है। और इस्लाम में तो वैसे भी लाउड स्पीकर बैन है, उसमें तो वैसे ही वो हराम है। और दूसरी बात, जो कर्नाटक सरकार ने कहा, तो अगर हम संविधान के अंतर्गत रहते हैं तो हमें संविधान को मानना पड़ेगा और जो भी न्यायालय कहता है उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर न्यायालय को लग रहा है कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज का आदमी जी रहा है अपनी समस्याओं को लेकर, और पढ़ाई इतनी कठिन हो गई है, बच्चों को पढ़ना कितना कठिन हो रहा है, किसी के पास तो जगह है, किसी के पास नहीं है। और जो सड़क पे चल रहा है व्यक्ति, कितना मानसिक तनाव लेके वो निकलता है, उस समय में उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना देना ये गलत है। कितनी मस्जिदों पे आज ये चलता है, आप अपनी धर्म की पूजा करिए, हमें उसमें कोई वो आपत्ति नहीं है, लेकिन वो पूजा आप अपने एक कंपाउंड में रखे कीजिए ना, उसको दूसरों को सुनाने की क्या जरूरत है आपको। आप पूजा कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो पूजा से अगर किसी को व्यवधान हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो गलत है। नहीं, अगर मंदिरों में भी अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है तो उससे दूसरे लोगों को भी तो परेशानी हो सकती है। आप सोचिए शुभेंद्र जी, अगर ऐसा हो गया, आप क्या कहते हैं लाउड स्पीकर अजान चलाएं और हम लाउड स्पीकर पे अपने हनुमान चालीसा और कथा करेंगे, तो आम आदमी कैसे जिएगा? अगर हम आपसे बराबरी कर रहे होते और हम भी यही कार्य कर रहे होते कि डेली हम मंदिरों पे यही करेंगे, तो सोचिए आम जीवन का क्या होगा। आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरे दिन, उसके सोचिए उस पर कितना दबाव पड़ेगा, किस तरह की बीमारियों को आप उत्पन्न करेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंदिरों में भी स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा और मस्जिदों में भी स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। हाँ, नहीं, देखिए शुभेंदु जी, वो किसी भी धर्म का हो, किसी धर्म विशेष पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। किसी को भी पूजा करने का पूरा अधिकार है, अपने धर्म के प्रति उसको जो भी वो पूजा कर रहा है उसको पूरा अधिकार है, लेकिन वो पूजा जो करे वो अपने स्तर पर करे, उससे दूसरों को व्यवधान नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप पूजा पाठ करिए, आप अपने धर्म के हिसाब से, आपके धर्म के मुताबिक आप अपना काम कीजिए, लेकिन इसमें परेशानी किसी दूसरे को ना हो। विजय खेरा साहब, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में काबिज हुई है, तब से ऐसी चीजें क्यों उठ रही हैं? क्या पहले बसेस या ट्रक में प्रेशर हॉर्न बैन किया गया है कि नहीं? प्रेशर हॉर्न बजाते ही चालान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रदूषण के लिए। सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य, राष्ट्र का या बच्चों का भविष्य, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अगर हम उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत हुआ। इस मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक
व्यक्तिगत बल्कि एक पर्टिकुलर विचारधारा जो थी, जो वोटों को लेके चलती थी और एक पर्टिकुलर समाज के लिए खुश करने के लिए चलती थी, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी, वो आज हिम्मत है। हिंदू हो या मुस्लिम हो या बुद्ध हो, कोई भी धर्म हो, बात समानता की है। हमें कभी नहीं कहते। आपको याद होगा कि आगरा में एक बार ये सवाल उठा था कि पार्क में नमाज पढ़ने के लिए लोग डिस्टर्ब होते हैं, बगीचों में। तब ये सवाल आगरा के कलेक्टर ने निर्णय लिया था मुख्यमंत्री के कहने पर पूरे उत्तर प्रदेश में कि दोनों लोगों को ही बिना इजाजत नहीं करने दिया जाएगा कोई कार्यक्रम। तो सवाल इसका नहीं है मंदिर और मस्जिद का, सवाल इस बात का है बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के दिन में 5-5, 6-6 बार आप डिस्टर्ब करेंगे किसी को भी, है चाहे जो, इसका मतलब आप उसका तो व्यक्तिगत अधिकार का हनन कर ही रहे ना। चलिए मैं विजय खेरा साहब वापस लौटता हूं। जरा इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा दिखाते हैं। तस्वीरें जरा अब सामने आ चुकी हैं, आप ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज जन आरोग्य मेले का शुभारंभ कार्यक्रम है और इस दौरान मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और रामनवमी का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में देख रहे हैं आप छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं और साथ ही साथ गोरखपुर का दौरा है जहां पर JKPHC से जन आरोग्य को लेकर के ये कार्यक्रम है और जन आरोग्य मेले का शुभारंभ कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं और उसका शुभारंभ उनके द्वारा हुआ है। साथ ही साथ कन्या पूजन जो कि एक विधि विधान के साथ किया जाता है, उसमें भी मुख्यमंत्री जो है कन्या पूजन में और ख़ास करके यहाँ पर बेटियों को उपहार देते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जन आरोग्य मेले का शुभारंभ भी इस दौरान मुख्यमंत्री कर रहे हैं और साथ ही उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो बेटियां हैं उनको इस मेले के जरिए उपहार भी दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स की टीम है, योग वेलनेस के जो सेंटर हैं उसको भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। साथ ही साथ जो विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ हों या तमाम जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो टीम है जो इस जन आरोग्य मेले के अंदर काम कर रही है, आप उनसे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जो प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने की जो कोशिश है और हर सुशील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? जन आरोग्य मेले का शुभारंभ कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या अभी तक तस्वीरें, क्या अभी तक जानकारी समझ रहे हैं? मैंने उससे कहा कि भाई साहब। सुशील, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैंने उससे कहा, आप लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता सुशील इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हैं और जन आरोग्य मेले का जब शुभारंभ कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है, मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। बाकायदा जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर है और उनसे देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंच पर जाते हुए। और सुशील, एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अभी तक जानकारी है? मुख्यमंत्री अब मंच पर जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आज बेहद अहम दिन है और आज जो है जंगल कौड़िया के PSC पर जन आरोग्य मेले का उद्घाटन करके CM योगी आदित्यनाथ अब सीधे मंच पे जा रहे हैं और वहां पे जाकर के वो संबोधित भी करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर के वो वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि जन आरोग्य मेले को लेकर के पहले से कार्यक्रम पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी और CM योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद उस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और मेले में थोड़ा सा भ्रमण करने के बाद CM योगी आदित्यनाथ अब सीधे मंच पर पहुंचे हैं और वहां से उस कार्यक्रम की पूरी तरीके से शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से जनता को अपना संदेश भी देंगे। शुरुआत में हमने देखा कि महिलाओं को उपहार देते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि रामनवमी का समय भी है, मौका भी है, तो ऐसे में महिलाओं को भी उपहार दिया गया है। कन्या पूजन अक्सर नौवीं के दिन की जाती है। बिल्कुल शुभेंद्र, चूंकि CM योगी आदित्यनाथ का एक अपना जो एक व्यवहार है वो साफ ऐसे कार्यक्रमों में नजर आता है, चूंकि वो जन आरोग्य मेला है और ऐसे में जब वो पहुंचे थे तो चूंकि आज नवमी है, नवमी में कन्याओं का जो है एक अपना अलग पूजा होता है, उनकी अलग अलग मान्यता होती है। तो ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने जो महिलाएं थी उन्हें उपहार भी दिया है और उनसे बातचीत भी की है। उसके बाद अब सीधे वो मंच पे पहुंचे हैं जहां से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और वहां से वो मंच से जो है स्पीच भी देते हुए नजर आएंगे। सुशील, अब आगे का कार्यक्रम क्या होगा? मुख्यमंत्री अब मंच पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे का कार्यक्रम क्या है और उसको लेकर के कुछ जानकारी है अभी आगे? देखिए अब मंच से उद्बोधन देने के बाद जो है फिर कार्यक्रम के समापन करने के बाद सीधे योगी आदित्यनाथ वहां से निकलेंगे और सीधे गोरखनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक महंत है, 80 साल के हनुमान का मंदिर है, वो उनका आकस्मिक निधन हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुशील, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और
चलिए जरा वापस से आगे बढ़ते हैं और हमारे सभी खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं। इसमें विजय खेरा जी आप अपनी बात रखिए। मैं दो बातें बोलना चाह रहा हाँ। था। एक तो ये कह रहा था, अगर धर्म के नाम पर क्या दूसरे के व्यक्तिगत निजी जीवन में आप असर डाल सकते हैं? क्या दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जो प्रदूषण है, श्रवण प्रदूषण, इसकी आवाज से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये प्रमाणित है, इसमें कोई शक की बात थोड़ी ना है। अभी एक और उदाहरण दूं, मैं बॉम्बे में एक अभी टीवी ने दिखाया था, रिपोर्टर्स लोग मशीन लेके गए थे और पहले उन्होंने प्रदूषण नापा था मस्जिद के सामने, और जब प्रदूषण हो गया था उससे दूर चौराहे पे नापा था तो 60-70% प्रदूषण उस दौरान बढ़ गया था। तो ये तो निश्चित है कि बड़े लाउड स्पीकर से प्रदूषण बढ़ता है। एक बात, इरिटेशन होता है लोगों को, लगातार अगर सुनते रहेंगे तो लोग इरिटेट होते हैं, झगड़ा बढ़ता है इससे, क्योंकि उनको शांति नहीं होती मन में। ये तो मेडिकली प्रमाणित है। आप तो कह रहे हैं ना कि ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल जो है वो इस पर ये कह रहे हैं कि आप धार्मिक रूप से ये भेदभाव कर रहे हैं, वो तो दूसरे नजरिए से देख रहे हैं ना। कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ। कोई मतलब ही नहीं भेदभाव का। ये थोड़ी ना, हमारे लिए तो सब समान, धर्म सब समान है, हिंदू मुस्लिम समान है, कोई सिख ईसाई सब समान है। लेकिन वो नहीं हो पाएगा जो 60 साल में प्राथमिकता देके किया गया है कि हमने वोटों की खातिर एक धर्म के लोगों को, उनको सब सुविधाएं मुहैया की गई, उनकी बातें सुनी गई और दूसरे धर्म के लोग सफर करते रहे, अन्याय हुआ उनके साथ। ये नहीं होगा। हमारे लिए बराबर है सब। हाँ। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फर्क नहीं करेगी, न कल किया था, न आज किया था, न कल करेगी। हाँ। हम तो वहां तक भी तब भी तैयार हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट जो मंदिर में फैसला करेगा वो मानेंगे, और माना। इन लोगों ने के एक ग्रुप ने उसका भी विरोध किया, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया, हमने तो नहीं किया। इसमें जब खुदाई हुई, जो निकला वो सामने आया, कोर्ट ने फैसला दिया। कब हमने ऐसा किया है बताइए आप? योगी राज में तो सर एक दंगा भी नहीं हुआ, और मुलायम सिंह के राज के अनकाउंटेड दंगे हैं, हजारों में दंगे फसाद। उनके राज में भी अखिलेश की, आपको पता ही है क्या हुआ था मुझे, एक भी नहीं हुआ, एक चींटी तक का दंगा नहीं हुआ कहीं पर। इसका क्या मतलब है? सद्भाव तो अब आया है, तब सिर्फ कागजों पर था। हाँ। सिर्फ भाषाओं पे था, वोटों के लिए ये लोग ये सब करते रहे। अब वो नहीं होगा। हमें चुनाव, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा आकर के जो बयान दिए जाते हैं वो सिर्फ वोटों की राजनीति है, और वोटों की राजनीति के आधार पर ही, जोशी साहब, क्या ये आरोप सही है? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, उनको बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो शिक्षा की व्यवस्था का मैंने प्रश्न उठाया, क्या ऐसा नहीं है कि माफिया हावी है और अभी ये परीक्षा लीक हुई है? और आपको पता है एक बालिका इनके घर में भी होगी, हमारे घर में भी है, तो बालिका ने एक आत्महत्या कर दी। क्या वो देश की बालिका नहीं, प्रदेश की बालिका नहीं? और मैं इनको बोलना चाहता हूँ, बेरोजगारी से तंग आके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये दौर ठीक है, देश के लिए सही है। और इसके अलावा मैंने बोला था आपसे कि इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, टहनी का बेटा किसानों की हत्या कर देता है, ये अच्छा हो रहा है? सैगर जी और चिन्मयानंद जी किस आरोप में जेल में है, ये अच्छा हो रहा है? इनके अच्छे और अच्छे से अच्छा नहीं होगा। अच्छा तब होगा जब मैंने आपको बोला, हम अजान के भी खिलाफ नहीं है, हम मंदिरों में लाउड स्पीकर के भी खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से जो भी धर्म विशेष, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब ये कह रहे हैं कि इसमें किसी के एक पक्ष के खिलाफ हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, या एक पक्ष के खिलाफ हम काम नहीं कर रहे हैं। इसमें अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर को या उनकी आवाज को कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो यही नियम जो है वो मंदिरों के ऊपर भी लागू होगा। तो इसमें आपत्ति कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें सहमत है, हम इसमें मना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि किसी धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए, किसी भी धर्म विशेष को। और हम ये कह रहे हैं कि संविधान की जो व्यवस्था है, कानून जिसकी इजाजत देता है, कानून से और संविधान से देश चले, प्रदेश चले, उसमें हम बिल्कुल तैयार हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि बार बार अभी ये सवाल उठ रहा है कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं या उनकी आवाज जिस वॉल्यूम में बढ़ती है या चलती है, उसको कम किया जाना चाहिए, या तो उसको कम कर दिया जाए जैसा कर्नाटक में हो रहा है, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में और देश के बाकी राज्यों में भी हो? आपको नजर आता है क्या ऐसा? देखिए, हमारा ये मानना है कि हम किसी के धर्म के, हम और आप या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, ये कोई फैसला लेने वाले अधिकारी क्षेत्र है। इस देश को चलाने के लिए अगर कोई संस्था है तो यहाँ का कानून है, कानून जो बनेगा या कानून जो कहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार करे। और कानून का फैसला आ रहा है, जो कोर्टों में आ रहा है, ये आ रहा है,
उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार। हाँ। लेकिन धर्म विशेष के टारगेट के अगर करके करा जाता है ठीक तो है। हम खिलाफ है, और जो हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हाँ। कि उन महंगाई है, देखिए महंगाई की हाल देखिए, इनके चुनाव का रिजल्ट ठीक है। आया और उनके बाद महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल आप भी यूज करते होंगे, मैं भी यूज करते होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी करते होंगे। देखिए स्थिति क्या है। ठीक है, नितिन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। नितिन जी, अब ये शुरुआत होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि जो साक्षी महाराज ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को आधार बना करके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या ये राजनीतिक तौर पर स्टेटमेंट है, इसको उस नजरिए से देखा जाए, या फिर ध्वनि प्रदूषण का मामला जिसमें बच्चों की पढ़ाई या आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जो परेशानियां होती हैं, इससे पहले कई आर्टिस्ट हैं वो भी इसको लेकर के सवाल उठा चुके हैं। सोनू निगम का नाम इसमें भी शामिल होता है। कई इसमें कलाकार और भी हैं जो कि स्टेटमेंट देते हैं। क्या आप इस मामले को लेकर के कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, या इस पर कोई मैं इन सब कलाकारों को का जवाब दे देता हूँ। इन कलाकारों ने क्यों उठाई? एक नया ट्रेंड बन गया है। आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ, नेशनल चैनल पे आज मैं आपके बता रहा हूँ, एक नया ट्रेंड बन गया है कि अगर कलाकार को पुरस्कार प्राप्त करना है तो वो केवल सरकार के इस तरह की जो बातें हैं उसको कह दे। और चलिए, मैं इस पर भी जवाब लूंगा, क्योंकि अब जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्या ये पहले से चला आ रहा ट्रेंड है? ठीक है, मैं ये भी समझूंगा। ठीक है, जरा नितिन जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ देखिए, पहले तो मैं समाजवादी खैरा साहब आता हूं, खैरा साहब आता हूं, कहूंगा जिस विषय पे हमारे डिबेट कर रहे हैं कृपया उस पे रहें, डिबेट के विषय से ना भटके। वो तो डिबेट को किसी और दिशा में ले जा रहे थे। महंगाई का जो विषय है उस पे आप डिबेट करिए अलग से, लेकिन आज ये विषय महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे नहीं हो रहा है। ये आज का विषय जो है ये अजान पे हो रहा है। आप उसको मुद्दे को भटकाइए मत। और मुद्दा ये है कि जो अजान होती है, जो लाउड स्पीकर लगाते हैं, तो वो लाउड स्पीकर वो अजान किसको सुनाने के लिए लगाए जाते हैं? किसी धर्म विशेष को सुनाने के लिए लगाए जाते हैं या पूरी आम जनता को सुनाने के लिए लगाए जाते हैं? उस अजान को सुनता कौन है? सिर्फ धर्म विशेष के लोग। अगर हम अपनी कथा चलाते हैं या हम अपने हनुमान चालीसा चलाते हैं तो हम उसको मुस्लिम भाइयों को नहीं सुनाना चाहते, हम अपने धर्म विशेष के लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो वो आप लाउड स्पीकर अपनी मस्जिद के अंदर लगाइए, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आप अपने धर्म विशेष के लोगों को उसको सुनाइए, लेकिन आम जनता को अगर आप वो सुनाएंगे तो आम जनता उसको नहीं सुनना चाहती, उसको उससे व्यवधान होता है। और जब परेशानियां है, और इन्हीं परेशानियों को आधार बना करके अब ये जो सियासत की लड़ाई है वो भी शुरू हो चुकी है। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। खैर, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अजान से लोगों को दिक्कत हो रही है, इस बात को आधार बनाते हुए साक्षी महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर के आगे लड़ाई क्या वाकई में लंबी लड़ी जाएगी, या फिर इसमें सिर्फ सियासत होने जा रही है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। 2 घंटे की मूवी के लिए रेटिंग देखते हो ना, पर जो चश्मे 24 घंटे पहनते हो उसके स्टोर की रेटिंग पता है? 4 लाख से ज्यादा लोगों ने टाइटन आई प्लस को गूगल पे हाईएस्ट रेटिंग दी है। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। बॉडी में कब क्या बीमारी निकल आए इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल से इलाज में कोई कमी ना आए। आज ही policybazaar.com से खरीदो 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस जो शुरू होता है सिर्फ 400 रुपए महीने से। policybazaar.com। मुबारक हो वकील साहब, बेटी हुई है। अरे वकील साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, मैं इस बच्ची को मारने जा रहा हूँ। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। Don't get home and underperforming AC. Get a Godrej air conditioner with super powerful cooling. Godrej appliances. चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, देश का भरोसेमंद अखबार।
अपने विजय शंकर यादव जी, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी, यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, हमारे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 2020 में जनवरी माह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया था। और जब ये योजना प्रारंभ की थी, इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि उससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी थी और आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी छूटे हुए लोगों के लिए, अन्य जरूरतमंदों के लिए या जिन लोगों ने अपनी व्यस्तता के कारण कार्ड नहीं बना पाया है, उन लोगों को गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, यह एक कार्य प्रारंभ हुआ। पहले 5-6 मेले बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि तब तक कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी थी और उसके बाद हमें आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने 2021 में भी, जब कोरोना का सेकेंड वेव के पहले कुछ मेले आयोजित किए थे, फिर सेकेंड वेव आने के कारण हम लोगों को कुछ दिनों के लिए फिर स्थगित करना पड़ा था। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के उपरांत आज हम सब 9वीं के व्रत के साथ, अनुष्ठान के साथ तो जुड़े ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ लोग आयोजित कर रहे हैं और इस अवसर पर, इस आरोग्य मेला के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जब नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के अनुष्ठान के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से, संताप से मुक्त होने की भी प्रार्थना करते हैं। और यहां पर तो स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे संसाधन के साथ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए पूरी तन्मयता के साथ वहां पर जुड़कर के आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है। आज प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है, आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फाइलेरिया है,
ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। ये सामूहिकता की ताकत है, अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है। जब आपस में मिलकर के हम किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ही रोचक होते हैं। और यह हम लोगों ने यहां पर इससे पहले मस्तिष्क ज्वर जैसी घातक बीमारी में देखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों तक मस्तिष्क ज्वर से लगातार मौतें हुई हैं और 70 वर्षों में लगभग 50,000 मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। लेकिन जो बीमारी 40 वर्षों में समाप्त नहीं हो पाई, जिस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन 70 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाए, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के मात्र 4 वर्ष के अंदर इस घातक बीमारी का पूरी तरह समूल उखाड़ने में सफलता प्राप्त की और आज मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में नाम मात्र का बचा है। हम थोड़ी भी सतर्कता बरतेंगे। हम लोगों ने 2 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम थोड़ी भी सतर्कता और सावधानी इसमें बरत लें तो अगले 1 वर्ष के अंदर 2 वर्ष के अंदर हम इंसेफ्लाइटिस को यानी मस्तिष्क ज्वर को सदैव के लिए समाप्त करने का एक बेहतरीन मॉडल देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है और इसीलिए कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, जब भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश को संबोधित किया, हमेशा उन्होंने सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया प्रत्येक नागरिक को कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। हमें हर प्रकार से बचाव के उपाय सभी करने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि समय से उसका उपचार भी कराना है और समय से उसके उपचार के लिए उस प्रकार के साधन इस सरकार ने फ्री में उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एक बार फिर से हम पूरे प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभ कर रहे हैं। हर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगी और साथ साथ वहां पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रत्येक जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करेगी। आज का यह जंगल कौड़िया मुख्यालय पर यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ एक बार फिर से करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कोरोना के दौरान प्रदेश ने जो बेहतरीन कार्य किया आज उसका परिणाम है, यानी जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, अन्य चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी ने टीम भावना के साथ काम करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। उसका परिणाम रहा हम बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। इसी का परिणाम है हर गांव में निगरानी समितियों ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का एक व्यापक प्रचार प्रसार किया और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने देखते ही देखते 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस भी लोगों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, सरकार कैसे संवेदनशील होनी चाहिए, आपने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा होगा। कोरोना कालखंड में सरकार न केवल फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार तक आपके लिए हमेशा सजग रही, बल्कि फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाया
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी तो डबल डोज राशन की भी हर जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य, महीने में 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह कार्य अभी निरंतर आगे चल रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना यह सरकार का न केवल कर्तव्य है, बल्कि सरकार अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है जो किसी भी संवेदनशील सरकार को और जागरूक सरकार को करना चाहिए। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी। एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था और वह भी कब बंद हो जाए उसका कोई हाल नहीं था। वहां पे पूरे डॉक्टर नहीं थे। बंदी की नोटिस हमेशा मिलती रहती थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। एम्स भी गोरखपुर का खुल चुका है। अब देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। महाराजगंज में भी हम लोगों ने एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सहमति दे दी है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में प्रारंभ हो चुका है। यानी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ सरकार जुड़ चुकी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया के साथ आज सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और आप देखेंगे कि 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश में है। हमारा प्रयास होगा कि इन 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में 100 बेड्स का एक अच्छा हॉस्पिटल हर एक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, अच्छे 25 से 30 बेड्स का अच्छा सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर एक विकास खंड स्तर पर अच्छे डॉक्टर्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो। यह कार्रवाई सरकार के स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ी है। यहां पर आज मंच पर कुछ लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया है और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड जिन लोगों का स्वीकृत है वे जल्दी से इसको बना करके और उसका लाभ लें। दूसरा, जितना आप उस कार्ड का उपयोग करेंगे आपके आने वाले समय के लिए आरोग्यता के प्रति आपका एक योगदान उसके साथ जुड़ा होगा। आपको उसको कुछ भी अलग से नहीं करना है। सरकार सारी सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। संचारी रोग कभी नियंत्रण के लिए मस्तिष्क ज्वर है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कालाजार है। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वच्छता के प्रति थोड़ी भी हम जागरूक हो जाएं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा भी जागरूक कर लें, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का एक अभियान चल रहा है। 2030 तक दुनिया को टीबी से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 की तिथि तय की है। फ्री में उपचार है, बल्कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति को 500 रुपए महीने का पोषण भत्ता भी सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे रोगियों को चिन्हित करना, नियमित दवा करना। अगर आप नियमित दवा लेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही फाइलेरिया का मुफ्त में उपचार है। थोड़ा भी हम प्रयास कर लें तो इन सभी बीमारियों से हम तमाम लोगों के जीवन को बचाने में और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में हम मदद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति हम सब जागरूक होंगे और अंततः केवल एक बात को ध्यान में रखना होगा, स्वच्छता इन सब का आधार है। हर घर में शौचालय बनाने का कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। फिर भी अगर कोई बचा है वे अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें या गांव में खुले में शौच की बजाय गांव के सामुदायिक शौचालय का उपयोग करके स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान देगा। हर घर नल योजना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर नल योजना के माध्यम से भी सरकार आगे बढ़ा रही है।
और हमारा प्रयास होगा कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हम उत्तम आरोग्यता की ओर अग्रसर करके एक स्वस्थ समाज के माध्यम से सशक्त उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से आज रामनवमी की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की, आरोग्यता की कामना करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि आभार सर, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। सिलेबस देखा इनका? आज पढ़ाई समझ के करेगा तो कल आगे की क्लास में भी आगे रहेगा। Where oxygen diffuses into the surrounding capillaries and is picked up by the red blood cells. जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। बायजूस, समझो, सीखो, जीतो। डाउनलोड द बायजूस ऐप। लाइफ में डेड एंड कब आएगा किसी को नहीं पता, पर आपके परिवार पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो शुरू होता है 400 रुपए महीने से। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। मुर्तजा पर सस्पेंस अभी बरकरार है। मुर्तजा को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एनआईए की भी अब एंट्री हो गई है। यूपी एटीएस जांच कर रही थी, अब एनआईए भी मुर्तजा के हर राज को खंगालेगी। उसके हर एक बिंदु पर जांच होगी। आखिरकार ये मुर्तजा कहां से कैसे किसको फंडिंग करता था, किससे बातचीत करता था, क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट, ये रिपोर्ट देखिए। मुर्तजा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जांच पड़ताल का दौर जारी है। एटीएस मुर्तजा की अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब जांच के लिए एएनआई की भी एंट्री हो गई है। मुर्तजा की कुंडली को खंगालने के लिए गोरखपुर से मुंबई और गुजरात तक सघन जांच की जा रही है। मुर्तजा के हर पहलू पर गहरी और पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल अब तक जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। गोरखनाथ मंदिर अटैक पर एटीएस का खुलासा। आईसिस से प्रभावित था मुर्तजा, फंडिंग भी करता था। मुर्तजा ने गिरफ्तारी के डर से फिदायीन हमले का प्लान किया था। कनाडा से सीरिया जाना चाहता था मुर्तजा। 3 एयरगन एटीएस को घर से मिली। 20 लाख रुपए 4 बैंक खातों में मिले। विदेशी नंबर से आतंकी संगठनों के संपर्क में था मुर्तजा।
हथियार नहीं मिले तो उसने बांसी से 700 रुपए में बांका खरीदा। मुर्तजा इतना शातिर है कि हमले से पहले ही उसने अपना मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया था ताकि पकड़े जाने पर उसका कोई रिकॉर्ड ना मिल सके। इसके बाद वो देर शाम सोनाली रोड से गोरखपुर पहुंचा और रास्ते में ही गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। फिलहाल एटीएस उसका मोबाइल कब्जे में लेकर डाटा रिकवर कर रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही एटीएस को उसके इस्लामिक गुरु के बारे में जानकारी हाथ लगी है। मुर्तजा यमन अमेरिकी इमाम अनवर उल हालाकी को अपना गुरु मानता था। इस्लामी अवेकिंग फोरम पर इस्लाम से जुड़ी बातें सुनता था और सवाल भी पूछता था। उसके लैपटॉप से सीरिया और आईसिस के हमले से जुड़ी कई वीडियो मिले हैं। फिलहाल इन सारे बिंदुओं पर जांच एजेंसियां जांच तो कर रही हैं। तब तक देखिए मुर्तजा और कितने राज उगलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझे, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। प्रयागराज में पीएसी के दरोगा के बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये खुलासा इस वजह से हुई कि पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही थी। खुलासे में बताया गया है कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। वो उसकी बहन से करता था प्यार, भाई को था नागवार। उसने कहा ना करो प्यार, उसने कर दिया इनकार। भाई के सिर पर खून सवार, उसने कर दिया कत्लेआम। दोस्त ही निकला कातिल, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझे, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। पुलिस अगर चाह ले तो बदमाशों को पाताल से भी खोज निकाले। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के संगम नगरी प्रयागराज की है। बताया जा रहा है कि सराय इनायत इलाके में 4 अप्रैल को पीएसी के दरोगा की बेटी की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वजह आशनाई बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या के आरोपी नन्हे उर्फ राजगुरु को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उसकी बहन के बीच संबंध थे, जिसको लेकर वो लगातार मृतक को बहन से दूरी बनाने के लिए कह रहा था। लेकिन मृतक उसकी बहन के साथ लगातार संपर्क में था, जिसके चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि घटना में साक्ष्य संकलन का दौर जारी है। अभी इस पूरे घटना में कौन और लोग शामिल हो सकते हैं, इस पहलू पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। और लोग भी दोषी होंगे, उनको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को सराय इनायत इलाके क्षेत्र में आशीष यादव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आशीष यादव के पिता पीएसी में दरोगा के पद पर तैनात हैं। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली कि चुनावी रंजिश के चलते आशीष की हत्या की गई। परिजनों की तहरीर में चुनावी रंजिश का जिक्र किया गया है। हत्या को लेकर चुनावी रंजिश प्रकरण पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का मानना है कि जैसे ही दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, उनके खिलाफ भी अधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 4/4/2022 को थाना सराय इनायत के गांव पालीकरण में सूचना मिली कि एक आशीष यादव यार करके लड़का है जो करीब 21 साल का है, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्काल इस पे पुलिस मौके पे पहुंची और परिवारजनों के साथ इसको जो मजरूब था इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि इसकी रास्ते में लाते समय इसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल वादी के परिवारजनों से संपर्क कर एफआईआर पंजीकृत करके टीम गठित की गई और तत्काल इसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिस्थिति साक्ष्य मौके पर उपस्थित गवाहों और अपने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर टीमें गठित करके एसओजी प्रभारी और सर्विलांस टीम की मदद से
जो टीमें गठित की थी उन्होंने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त नन्हे उर्फ ज्ञान उर्फ राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है, 19 वर्ष पाई गई है इसकी उम्र। और इसने अपने बयान में बताया कि इसके द्वारा अपनी जो हत्या की गई है वो 12 बोर के असले से की गई है। इसकी निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की गई और इसके पास जो मोबाइल था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। घटना के बारे में इसने बताया कि घटना में ये मैं स्वयं खुद था, मेरे साथ और कोई नहीं था, और ये घटना भी इसके घर के पास की ही बताई जा रही है। इसने ये बताया कि जो मृतक था ये हमारी जो बहन थी उसके साथ उसके बातचीत करती थी और उसके मना करने पे भी उसने नहीं छोड़ा था। इसी रंजिशवश ये घटना कारित करना बताया जा रहा है। अभी हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे कलेक्शन होना बाकी हैं, उनके आधार पर अन्य अभियुक्तों की, अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी मौजूदगी और उनकी हत्या में संलिप्तता के बारे में गहनता से छानबीन की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी पाए गए किसी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस खुलासे से एक बात साफ है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों बच नहीं सकता है। इंडिया न्यूज के लिए प्रयागराज से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां एनकाउंटर से हाहाकार मचा। लखीमपुर खीरी, इटावा और गाजियाबाद में जहां पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। रिपोर्ट देखिए। अपराधियों की खैर नहीं और अपराधियों पर होगी कार्रवाई। एक्शन में यूपी पुलिस, कहीं बुलडोजर तो कहीं गोलियों के ठाए ठाए बदमाशों की आई शामत। यूपी में दोबारा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी से है और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से है और तीसरी तस्वीर इटावा से है। चलिए आपको इन तीनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे 3 लोग मौके से फरार हो गए। पूरा मामला धौरहरा कोतवाली से जुड़ा है। 2 दिन पहले धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के इलाके में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने राजेश नाम के एक युवक को गोली मार दी थी, जिससे उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक राजेश के उसकी बहन से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर पूरे परिवार में आक्रोश था। राजेश ने पूरे परिवार से मिलकर गांव के आसपास के रहने वाले कमाल अहमद को राजेश के मारने की 1 लाख रुपए की सुपारी दे दी, जिसमें 49,000 रुपए पहले दे दिए गए थे। कमाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश की हत्या करा दी। थाना धौरहरा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम का अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राजेश के पिता के संबंध अपनी बहू से थे एवं मृतक राजेश स्वयं ने अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाने के प्रयास किए थे, जिससे क्षुब्ध उनके परिवार ने मृतक को अपने रास्ते से हटाने का कोशिश की थी। जिस क्रम में उन्होंने कुछ बदमाशों से वार्ता की एवं उनको पैसे का लालच देके राजेश को मरवाने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने 49,000 रुपये उस बदमाश को दिए और उसने राजेश को गोली भी मारी थी। आज स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जब उनको पकड़ने के लिए दबिश दी गई तो उन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुख्य अभियुक्त घायल हुआ है, जिसका नाम कमाल अहमद है, एवं अन्य 4 लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को ढेर कर दिया।
आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशानुसार चला रहा अभियान में एटीएम्स और बैंक्स के सामने जो चेकिंग करने वाले टीम से एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक सवार नजर आए। उनको रुकने के लिए प्रयास किया तो हमारा पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने फायर किया। पीछे पीछे करते हुआ औद्योगिक क्षेत्र चौकी के सामने से इधर कटकट पार्क तक आ गया। तब दूसरा गोली चला और अपना बचाव में हमारा पुलिसकर्मी ने जवाबी फायरिंग में उनका एक्यूज का टांग में गोली मारा है। एक्यूज आइडेंटिफाई हो गया है, नाम है हनी खान। वो काफ़ी शातिर अपराधी है, पहले भी लूट का मुकदमा कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा मुकदमा और भी है उनको। और एक ग्रे कलर अपाची गाड़ी बरामद किया है जो चोरी का ही गाड़ी है। इनके साथ एक तमंचा मिला है 315 बोर, 2 कारतूस भी मिला है इनसे और एक बैग मिला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिर्ची का पाउडर, पकड़ने के लिए कपड़ा और बाकी चीज़ें हैं, चाकू वगैरह है जिसमें से ये लूट में इस्तेमाल करता था। एक बहुत बड़ा अपराधी के साथ अच्छा कार्रवाई किया है गाजियाबाद पुलिस ने। बाकी मौके पर शांति है और इलाज के लिए हम एक्यूज को इधर से शिफ्ट किया गया है। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर यानी इटावा की बात करते हैं। इटावा के पचिया गांव इलाके में भावर गांव के पास पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल हुआ एक बदमाश, दूसरा साथी फरार बताया जा रहा है। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बदमाश का नाम दिलीप गुर्जर है। दिलीप पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बदमाश के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 5000 का इनाम घोषित करके रखा गया है। एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने मुठभेड़ की पुष्टि की। घायल बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बदमाश को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतिदिन की भांति थाना पछाया गांव पुलिस और विशेषकर कल के इलेक्शन को देखते हुए यूपी एमपी बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे। उसमें थाना अध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल थे। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर पैसर प्रो मोटरसाइकिल थी, 2 व्यक्ति आते हुए दिखे, उन्हें रोका गया। वो पुलिस पार्टी को धक्का दे करके भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उनके द्वारा फायरिंग की गई और चेतावनी देने के बाद भी जब नहीं रुके तो पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल लाया गया है। दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। इससे पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि ये दिलीप नाम खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले का किया शुभारंभ। रामनवमी के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में करेंगे कन्या पूजन। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने की तैयारी पूरी तरह से ध्वस्त करने से पहले आज टेस्ट ब्लास्ट होगा। दोपहर करीब 2:30 बजे होगा ट्रायल टेस्ट। आज से 18 साल तक की उम्र वालों को लगेगी बूस्टर डोज। 18 साल तक उम्र वालों को लगेगी डोज। निजी अस्पताल में बूस्टर डोज के लिए लगेगी 150 रुपए की फीस। कानपुर में सेंट्रल बैंक में लॉकर से चोरी होने का खुलासा। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 250 ग्राम जेवर बरामद। आरोपियों की खंगाली जा रही बैंक डिटेल। सोनभद्र में ओवरब्रिज पर लगेगी लाइट। एमएलए भूपेश चौबे ने रोड लाइट लगवाने का किया आश्वासन। अंधेरे की वजह से हॉन्टेड माना जा रहा था ओवरब्रिज। इंडिया न्यूज ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर। चैत्र महीने के नवरात्र का आखिरी दिन आज देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही रामनवमी। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।